सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मिड टर्म एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई आपके मिड टर्म के एग्जाम जो है होने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट के जो है ये मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो है मिड टर्म एग्जाम के जो है इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता दीजिए। पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो पुरानी है, आप नई वीडियो बना दीजिए। और जो अब के टाइम के लिए अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर जो है आ सकते हैं, उसके ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र की जो भी आपके पास बुक है, आप वो जो है बुक निकाल लीजिए। ठीक है, बुक है तो बुक निकाल लीजिए, और बुक तो होगी आपके पास, और पेंसिल वगैरह निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वहाँ वहाँ टिक करते रहिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, टॉपिक आप लिखना चाहते हो, अगर आपकी इतनी स्पीड है तो आप जो है लिख भी सकते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और किस किस टाइप से एग्जाम में आते हैं, उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है जिसके अंदर आपको वस्तुओं के बारे में बताया गया है। वस्तुओं के ऊपर एग्जाम में भाई क्वेश्चन 100% फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो उपभोग वस्तुएं हो, चाहे वो उत्पादक वस्तुएं हो, टिकाऊ हो, गैर टिकाऊ हो, मध्यवर्ती हो, पूंजीगत हो, आपको ये सारी की सारी वस्तुएं किसके क्या नाम होते हैं, खासकर वीडियो इसकी प्रॉपर अवेलेबल है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, अंतिम और मध्यवर्ती में आ जाता है, टिकाऊ गैर टिकाऊ में आ जाता है। तो भाई वस्तु तो आपको एक भी छोड़ के नहीं जानी है, एक एक वस्तु के बारे में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंतिम और मध्यवर्ती में तो खासकर अंतिम और मध्यवर्ती में डिफरेंस आता है, और आपको कुछ वस्तुएं दे देगा कि कौन सी अंतिम है कौन सी मध्यवर्ती है, आपको पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, पूंजीगत, उपभोग, उत्पादक, ये सारी वस्तुओं पे क्वेश्चन आएगा, तो वस्तु तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक वस्तु आपको घोल कर जो है पी जानी है। ठीक है, तो वस्तु के अंदर आप सबसे पहले लगा लीजिएगा सारी की सारी वस्तुएं, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, इसके ऊपर डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है जी। वस्तुओं के बाद अगला जो टॉपिक आता है 3 नंबर का, वो आता है स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक किसको कहते हैं, प्रवाह किसको कहते हैं, डिफरेंस आता है 3 नंबर का। अदरवाइज आपसे कुछ एग्जाम्पल बोलेगा बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा प्रवाह है, तो वो आप तभी बता सकते हो जब आपको ये पता होगा कि कौन सी किसको स्टॉक कहते हैं, किसको प्रवाह कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, गारंटीड है कि इसी एग्जाम्पल में से ही आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बता कि श्रम बल स्टॉक होता है या प्रवाह होता है, या पूंजी निर्माण स्टॉक है, प्रवाह निवेश स्टॉक है या प्रवाह। ये सारी की सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल इसी में से आपसे जो है पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये स्टॉक और प्रवाह 3 नंबर का भी आता है, और स्टॉक और प्रवाह 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा स्टॉक है कौन सा प्रवाह है। एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहे हैं, और अंतर यहाँ पे लिखे हुए हैं 4, कोई सा भी आप चाहो जो आपको ईजी लगे वो आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। विनियोग या निवेश किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसको पूंजी निर्माण भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके अलावा मूल्यह्रास किसको कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मूल्यह्रास किस चीज़ को कहते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड इसके आगे अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं, मूल्यह्रास से रिलेटेड है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण और मूल्यह्रास। इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जो भाई मेन पिलर है, वो है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह के बिना, अगर आपको आय का चक्रीय प्रवाह नहीं पता है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, क्या कैसे जो है वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर कैसे आय का चक्रीय प्रवाह होता है, आपको एक एक चीज, इसका अर्थ, इसकी मान्यताएं, इसका महत्व, इसका डायग्राम, इसका मीनिंग, आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जानी है, फाड़ कर ले जानी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आनी ही आनी है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है,
और आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो आय के चक्रीय प्रवाह के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय से व्यय का सृजन होता है और वैसे अगेन कैसे उत्पादन का सृजन होता है, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है आने वाली है। आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर करके जाइएगा विद डायग्राम। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, ये भी 3 नंबर का इसी में आपको दिखाएंगे। 2 तरीके का प्रवाह होता है, वास्तविक और मौद्रिक। तो वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह में डिफरेंस आ जाता है 3 नंबर का, अगर आय का चक्रीय प्रवाह ना पूछे तो ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको आय का चक्रीय प्रवाह मतलब समझ लीजिए घोलकर, जिसको कहते हैं घोलकर विद डायग्राम, जैसे ये बना हुआ है। एक एक डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से पी जाना है। हमारे सिलेबस के अंदर केवल 2 क्षेत्रीय है, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। आय का चक्रीय प्रवाह आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के चला जाना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी यहाँ पे मान्यताएं दी हुई हैं कि किस किस बेस पे ये बना हुआ है। डायग्राम ये वाला आपको बनाना है 2 क्षेत्रीय के अंदर। ठीक है, कैसे पूरा वो होता है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, प्रॉपर ये डायग्राम आपको बनाकर आना है। ठीक है, और इसकी क्या क्या महत्व है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ 2 क्षेत्रीय मॉडल है, ये भी आपको आपके बुक में होगा, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, हमें केवल 2 क्षेत्रीय पढ़ना है, आपकी बुक में ये होगा भी नहीं। ठीक है, 2 क्षेत्रीय होगा सिर्फ, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय नहीं होगा। ठीक है जी, आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर ही, आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर ही एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं शरण और भरण। ठीक है, इंजेक्शन और लीकेज, ये 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आय का चक्रीय प्रवाह पे आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो। तो शरण क्या होता है, भरण क्या होता है, 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है। शरण बताइए और भरण बताइए। और ये आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व है कि मैं क्यों पढ़ूँ आय का चक्रीय प्रवाह, मुझे क्या मिलेगा इसको पढ़कर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको बताना है, इसका मीनिंग, इसकी मान्यताएं, इसका महत्व एंड इंजेक्शन और लीकेज, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह और मीनिंग, सारा घोल कर पी जाना है आय का चक्रीय प्रवाह। क्योंकि भाई आगे जो एडी और एएस वाला चैप्टर है वहाँ पे भी आपको जो है इजी पड़ेगा, आपके लिए आसानी होगी अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका पहला चैप्टर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय के अंदर आपकी बुक में आपको 2 से 3 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये एक बहुत ही वाइडर चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर, क्या क्या थ्योरेटिकल पढ़ना है, क्या न्यूमेरिकल पढ़ना है, क्योंकि वाइडर है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है जिससे पढ़ के आपका कल्याण हो सकता है, वो मैं आपको जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है सबसे पहले आप जो है यहाँ पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मेरे भाई यहाँ पे पढ़ना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए जो है क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है 3 नंबर का। एनएफआईए क्या होता है, इसके घटक बताइए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एनएफआईए क्या होता है, इसके घटक बताइए। ये आपको सबसे पहले तो घोल कर पी जाना है। ठीक है, एनएफआईए और उसके घटक। ठीक है, ये इसके घटक यहाँ पे लिखे हुए हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, विदेशों से, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसके 3 घटक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है कि एनएफआईए और शुद्ध निर्यात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको टीआर जैन वाली बुक में ना ही मिले। ठीक है, एनएफआईए और शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट और एनएफआईए में क्या डिफरेंस होता है, ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत बारी आया हुआ है। आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 3 नंबर का आता है। तो ये आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, ये शायद टीआर जैन में नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चों को पीछे वगैरह होगा कहीं चैप्टर के, अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं पॉइंट, यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं ईजिली। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 से 3 या 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो बहुत ही ईजिली 3 नंबर का आता है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको नहीं छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, एनएफआईए क्या होता है, उसके घटक बताइए। एनएफआईए और नेट फैक्टर में, नेट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, उसके बाद में एक आपको डेप्रिसिएशन का वो बता रहा था कि डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आता है। तो डेप्रिसिएशन पे जो क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, या तो उसका मीनिंग आ जाता है। ठीक है, और उसके घटक होते हैं 3, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सामान्य टूट फूट, प्रचलन, ठीक है, और एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन। 3 तरीके के घटक होते हैं। एक होता है मूल्यह्रास और एक होता है पूंजीगत हानि। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा।
एक होता है मूल्यह्रास और एक होता है पूंजीगत हानि। ठीक है, तो मेरे भाई एक होता है एक्सपेक्टेड, ये जो आप प्रचलन लिखा हुआ है ना, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस और एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस जो होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेंस जो होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन लीजिए, वो होता है डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड की वजह से जो होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, उसको कहते हैं पूंजीगत हानि। तो एग्जाम में पूछता है कि मूल्यह्रास और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है, ये बता भाई। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज मूल्यह्रास का मीनिंग आता है कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी जो है दो तरीके की होती है, ठीक है। दो तरीके से हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं। मौद्रिक जीडीपी होती है, वास्तविक जीडीपी होती है, ठीक है। तो एग्जाम में अभी इस पे आगे क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप इसको यहीं पे पढ़ लीजिए, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, ठीक है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये तीनों इंटर रिलेटेड है, मौद्रिक, वास्तविक और जीडीपी डिफ्लेटर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, मौद्रिक किसको कहते हैं, वास्तविक किसको कहते हैं, और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। मौद्रिक जीडीपी कह लीजिए, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। वास्तविक जीडीपी कह लीजिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक जो है आपका, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी बुक में ऐसा कुछ दे रखा है, निजी आय, वास्तविक आय, व्यक्ति का आय, ये सब टॉपिक डिलीटेड है। बच्चे मेरे से बार बार पूछते रहते हैं, सर ये हमारे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मेरी बुक में तो ये दे रखा है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। भाई ये हमारा सीबीएसई के उसमें ये डिलीट हो चुका है, ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। राष्ट्रीय प्रोज्य आय, व्यक्तिक प्रोज्य आय, ये सब हमारा डिलीटेड है बहुत सालों से, ठीक है। ये सब आपको जो है नहीं पढ़ना है अगर आपके पास पुरानी बुक है तो, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना के 3 मेथड होते हैं। अब मुद्दे की बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। पहली होती है उत्पाद विधि, दूसरी होती है आय विधि और तीसरी होती है व्यय विधि। 3 तरीके की विधियां होती हैं राष्ट्रीय आय की, ठीक है। तीनों विधि में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो भाई मेरे सबसे पहले आपको घोल कर पी जाना है। उत्पाद विधि से कैसे न्यूमेरिकल निकालते हैं, आय विधि से कैसे निकालते हैं और व्यय विधि से कैसे निकालते हैं, बिना इसके तो एग्जाम में एक भी आपका समझ लीजिए न्यूमेरिकल तो फिक्स है, आता ही आएगा ही आएगा। वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप बहुत ईजिली देख सकते हो। पहले तो हो गई न्यूमेरिकल की बात। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल की, क्योंकि ये जो तीनों विधियां हैं ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी इसमें से आती है, न्यूमेरिकल भी। पहले हम उत्पाद विधि की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या थ्योरी बनती है। तो मूल्य वृद्धि क्या होती है, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। मूल्य वृद्धि जो है वो क्या होती है, ये यहाँ पे देखेंगे आप, मूल्य वृद्धि क्या है। मूल्य वृद्धि के अंदर, उत्पाद विधि के अंदर जो क्वेश्चन आता है, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है कि मेरे भाई देखो तीनों विधियों पे तो एक तो न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, तीनों विधि की सावधानियां आपको पढ़ के ही जानी है, ठीक है। तीनों विधि के न्यूमेरिकल और तीनों विधि की सावधानियां आपको पढ़ के ही जानी है, फिक्स है, एग्जाम के अंदर आने ही आने हैं, ठीक है। उत्पाद विधि के अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है, वो है दोहरी गणना की समस्या। ये मेरे भाई 6 मार्क्स का टॉपिक है कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इससे क्यों बचना चाहिए और इससे कैसे बचा जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बोर्ड में एग्जाम में आता ही आता है। तो दोहरी गणना की समस्या 6 नंबर का है ये। पहले क्या होता है उसका मीनिंग आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। 2 तरीके की विधियां होती हैं, अंतिम उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है। प्रॉपर न्यूमेरिकल से पूछता है, प्रॉपर न्यूमेरिकल से बता भाई, यहाँ पूरा न्यूमेरिकल दे रखा है कि पूरे न्यूमेरिकल से समझा, संख्यात्मक उदाहरण से, कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। तो ये उत्पाद विधि का है। तीनों विधि के न्यूमेरिकल, तीनों की सावधानियां वो तो फिक्स है। अब मैं आपको विधि वाइज बता रहा हूँ। उत्पाद विधि में दोहरी गणना की समस्या पढ़नी है, ठीक है।
अब आ जाइए आय विधि। आय विधि के अंदर जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, 3 तरीके के इसके घटक होते हैं, ठीक है। पहला होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर 3 नंबर का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है, इसको बता और इसके घटक बता। तो ये होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो जो पे करता है उसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं, और ये उसके घटक होते हैं, ठीक है। तो आता है अगर ये 3 नंबर का, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा जो इसका घटक होता है, इसको कहते हैं परिचालन अधिशेष, ठीक है। और आपको मेरे भाई ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है। परिचालन अधिशेष जो है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। क्या है इसका नाम? संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, ये इसका नाम है। वो बोलता है कि इसके घटक बता, इसके घटक क्या होते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज के मैं तो परिचालन अधिशेष पढ़ के आया था, और ये संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक पूछ रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे मेरे भाई, इसी का ही नाम है। तो अगर वो आपसे पूछता है तो लगान, ब्याज, लाभ, यही आपको जो है एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, अगर वो संपत्ति तथा उद्यमशीलता के घटक आपसे पूछता है। इसके अलावा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मिश्रित आय क्या होती है। आय विधि के 3 घटक होते हैं, एनडीपी एट एफसीएम निकालते हैं सबसे पहले, और तीनों घटक कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, तीनों घटक आपसे पूछता है। आय विधि के तीनों घटक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और आय विधि की सावधानियां आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है जी। इसके अलावा 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, साधन आय और हस्तांतरण आय, इसमें क्या अंतर होता है, किसको साधन आय कहते हैं, किसको हस्तांतरण आय कहते हैं। ये 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, और सावधानियां तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स हैं। अब हम बात करते हैं व्यय विधि की। व्यय विधि के अंदर न्यूमेरिकल फिक्स है, आना ही आना है, सावधानी फिक्स है, आनी ही आनी है। ये थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसके जो घटक होते हैं कि इसके जीडीपी एट एमपी हम इसके अंदर निकालते हैं, जिसमें अंतिम व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो इसके घटक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके घटक को छोड़ सकते हो। इसका सिर्फ आपको ये इसके देखिए घटक होते हैं, अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात। तो इसके घटक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आय विधि के हैं। आपको इसकी सिर्फ सावधानी पढ़नी है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे जीडीपी या टेम्पी निकालते हैं, कैसे कन्वर्जन वगैरह होती है, सारी वीडियो प्रॉपर अवेलेबल है। एक एक आप बहुत ही ईजिली इसको देख के, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की एक लॉन्ग वीडियो भी बनी हुई है, सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा देख सकते हो। ना मिले तो मुझे को कमेंट कर सकते हो, सावधानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब आप ये तीनों विधियां बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे, जब आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, जब आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि उत्पाद विधि क्या होती है, व्यय विधि क्या होती है, आय विधि क्या होती है, तीनों की क्या सावधानियां हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है, जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको वो कुछ आइटम दे देगा, बोलेगा किसको राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं और किसको राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। किसको राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं, किसको राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करते हैं, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तभी हो सकता है जब आपको सारी सावधानियां, सब कुछ आपको जो है पता हो, तो ही ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, अभी आगे जो है एग्जाम अभी पूछा जाएगा, ठीक है। ये वही टॉपिक है जो मैं अभी आपको बता रहा था, मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी कह लीजिए या राष्ट्रीय आय कह लीजिए, एक ही बात होती है। ये 3 नंबर का मेरे भाई फिक्स टॉपिक है। मौद्रिक जीडीपी किसको कहते हैं, वास्तविक जीडीपी किसको कहते हैं, ठीक है। या चालू कीमतों पर जीडीपी, स्थिर कीमतों पर जीडीपी, चालू राष्ट्रीय आय, स्थिर राष्ट्रीय आय, एक ही चीज़ होती है सारी की सारी। लेकिन 3 नंबर का टॉपिक फिक्स है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। आपको ये जो है पढ़ के ही जाना है, बिना इसके जो है कोई भी आपका नहीं हो पाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंस है, ये रहा रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल। नेशनल इनकम कह लीजिए या जीडीपी कह लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, एक ही बात होती है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं तो जीडीपी पढ़ के आया था, ये राष्ट्रीय आय पूछ रहा है, या मैं राष्ट्रीय आय पढ़ के आया था, ये जीडीपी पूछ रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
इस पे 1 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ठीक है, कैसे इसकी कन्वर्जन होती है, कैसे जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आपका पूछा जाता है। ये रहा आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे 1 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, फिक्स, जो आप ये समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है ये फिक्स है आपका, आप घर से ही लिख के इसको लेके जा सकते हो। जीडीपी तथा कल्याण आना ही आना है, घर से 3 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है। 3 बोले तो 3, जहाँ मैंने बोल दिया फिक्स है तो वो फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। आप चाहे क्रॉस चेक कर लीजिएगा जब पेपर आए। इसके 4-5 घटक होते हैं कि किसको लास्ट टाइम में शामिल करें और किसको लास्ट टाइम में इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि क्या जीडीपी बढ़ने से लोगों का कल्याण होता है या नहीं होता, इसमें हमें कमियां बतानी है। तो एक्सटर्नलाइटीज़ है, ये 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट आपको घोल कर पी जाने हैं। 4 में से 1 फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है। और एक्सटर्नलाइटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेट आपसे जो है पूछा जाता है कि एक्सटर्नलाइटीज़ क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। ये मैं आपसे कह रहा था, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करें, किसको राष्ट्रीय आय में शामिल ना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 से 6 नंबर का, ये आपको बुक के पीछे भी मिल जाएगा। तो ये आप जो है बहुत ईजिली पढ़ सकते हो। ये हो गया आपका पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय। अब आ जाते हैं हम मुद्रा वाले चैप्टर पे। ठीक है, मुद्रा वाला जो आपका चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुद्रा वाला चैप्टर। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए डिलीट है। ठीक है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से मुद्रा को आना पड़ा, ये आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। अगर आपको मुद्रा को अच्छे से समझना है तो वस्तु विनिमय को आपको समझना पड़ेगा। दोहरे संयोग का भाव क्या होता है, वस्तु विभाजन, क्योंकि यही मुद्रा के कार्य हैं। अगर आपको मुद्रा के कार्य, क्योंकि फिक्स टॉपिक है, आएगा ही आएगा, तो आपको वस्तु विनिमय की कठिनाइयां पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी क्या क्या कठिनाई होती है, सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन था और मुद्रा के कार्य यही हैं, कोई अलग चीज नहीं है। आपको जब ये अच्छे से क्लैरिफाई होगा तो ही आप मुद्रा के कार्य अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको जो मुद्रा के अंदर पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले आपको जो मुद्रा के अंदर पढ़ना है, मुद्रा का अर्थ, कार्य, ये पढ़ना है आपको। मुद्रा के कार्य फिक्स टॉपिक है, 3 नंबर का एग्जाम में मुद्रा के कार्य क्या होते हैं ये एग्जाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है, 3 नंबर का प्राथमिक कार्य, गौण कार्य। प्राथमिक में 2 आते हैं, गौण में 3 आते हैं। 3 में फिक्स है, प्राथमिक या गौण में से आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आपको गोल कर पी जाने फिक्स। जहाँ मैं फिक्स बोल रहा हूँ तो वो फिक्स का मतलब फिक्स ही है, आप उसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा के टाइप। मुद्रा के कई सारे टाइप होते हैं, आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं वो जरा आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको कौन कौन से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है लीगल टेंडर मनी। ठीक है, एलटीएम आपको पढ़ के जाना है। 2 तरीके का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर मनी क्या होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट मनी क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट मनी लिखा हुआ है। क्रेडिट मनी क्या होती है, मनी के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वो पढ़िएगा। क्रेडिट मनी क्या होती है ये आपको पढ़ के जाना है। लीगल टेंडर मनी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है एक, ठीक है, ये सारे टाइप आप पढ़ लीजिएगा, और कोई सा आपको टाइप नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुद्रा के गुण आपके में नहीं होंगे, मुद्रा का महत्व भी छोड़ दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मुद्रा के दोष भी आपको जो है नहीं पढ़ने हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको फिक्स, जहाँ पे मैं बोल दूँ कि फिक्स है मेरे भाई, घर से लिख के लेके जाना है तो लेके जाना है। मुद्रा की पूर्ति फिक्स टॉपिक है 1 नंबर का। क्या होता है मुद्रा की पूर्ति, स्टॉक होता है, प्रवाह होता है, क्या इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा
एंड मुद्रा की पूर्ति के माप, 4 तरीके के माप होते हैं, M1, M2, M3, M4। हमारे सिलेबस में केवल M1 है। तो M1 क्या होता है, इसके घटक C प्लस DD प्लस OD, ये क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल डीप में घुसकर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो MCQ क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही घुमा फिरा के आता है। अगर आपको इसका डिटेल में नहीं पता है तो आप इसका MCQ अटेंड नहीं कर सकते, या असर्शन रीजनिंग जो भी आता है आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, M1 है हमारे सिलेबस में, अगर आप M2, M3, M4 भी पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। अगला जो टाइप आपको पढ़ना है मुद्रा का, वो पढ़ना है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, H इज इक्वल टू C प्लस आर, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मुद्रा के टाइप में। हाई पावर्ड मनी इंपॉर्टेंट है, लीगल टेंडर मनी इंपॉर्टेंट है, उसमें लिमिटेड अनलिमिटेड इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी टाइप आपको पढ़ना है, बाकी और फालतू का टाइप कोई भी आपको नहीं पढ़ना है। मुद्रा वाले चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना था, मुद्रा का कार्य मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति आपको बताइए फिक्स, मुद्रा के कार्य फिक्स है, मुद्रा की पूर्ति फिक्स है, जो कि एग्जाम के अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपना बैंक वाले चैप्टर की। बैंक वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका व्यापारिक बैंक है। देखिए, व्यापारिक बैंक में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इसका एक सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसका एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये आप छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यहाँ से व्यापारिक बैंक में सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। व्यापारिक बैंक के अंदर सीधा सीधा 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, व्यापारिक बैंक कैसे साख निर्माण करता है उसकी प्रक्रिया बतानी है विद न्यूमेरिकल से। ये एक ऐसा टॉपिक है रिपीटेड 1000 टाइम बोर्ड के अंदर जो है, इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी है। साख निर्माण क्या होता है मेरे भाई, बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है। ठीक है, व्युत्पन्न जमाएं, साख जमाएं ये क्या होती है, प्राथमिक जमा क्या होती है, गौण जमा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक जमा क्या होती है, गौण जमा क्या होती है, इस पे भी डिफरेंस आया हुआ है। कैसे मनी क्रिएशन होती है, पूरा एक उदाहरण के साथ यहाँ पे पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उदाहरण के साथ आपकी बुक में भी है। ठीक है, प्रॉपर तालिका से, ये जो तालिका बनी हुई है यहाँ पे, प्रॉपर तालिका से पूछेगा एग्जाम में कि संख्यात्मक उदाहरण से बता के कैसे होता है। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सब इसी के ही वो हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, और ये जो इसकी सीमाएं हैं, आपकी बुक में शायद ये TR जैन के अंदर ना मिले, लेकिन मेरे भाई ये किस्मत ख़राब है, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसकी सीमाएं बताइए तो बच्चा वो हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ के नहीं जाता है। TR जैन में ये शायद नहीं है, आपको ये जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है। व्यापारिक बैंक में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आप ये पढ़ लीजिए बैंक कैसे मनी क्रिएशन करते हैं, बस, और कुछ नहीं। केंद्रीय बैंक की बात करें, घर से आप लिख के लेके जा सकते हो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, क्या आता है, केंद्रीय बैंक के कार्य, बस। केंद्रीय बैंक के ये काम होते हैं, नोट जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता। ठीक है, ये जो शुरू के ABCD, ये जो 4 कार्य लिखे हुए हैं, ये 4 में से एक 3 नंबर का फिक्स है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, बार बार कह रहा हूँ, फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, चाहे जब भी एग्जाम में आएगा पेपर, आप उससे मिला लीजिएगा कि भाई ये आया था या नहीं आया था, क्वेश्चन फिक्स है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसके जितने भी कार्य लिखे हुए हैं वो 4 में से तो एक फिक्स है। उसके बाद एक इसका एक लास्ट कार्य होता है साख नियंत्रण। ठीक है, साख नियंत्रण मतलब RBI जो है वो नोट जारी करता है, नोट पे तो उसका सीधा कंट्रोल होता है, लेकिन लोन जो है वो कमर्शियल बैंक देता है, तो उस पर वो कैसे कंट्रोल करता है, उसके पास कुछ टूल्स होते हैं साख नियंत्रण के, जिसमें कुछ मात्रात्मक होते हैं, कुछ गुणात्मक होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये कई सारी चीज़ें होती हैं, कैसे RBI इनका यूज़ करके कैसे कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल करता है, कब लोन ज़्यादा देना है, कब लोन कम देना है। और सेम ये टॉपिक
आपका समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाले चैप्टर के अंदर है, यहाँ आप कवर कर लेंगे, वहाँ आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इस टॉपिक को ये 6 नंबर का फिक्स है, फिक्स। आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन कीजिए। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे आरबीआई इसका यूज़ करता है, कब लोन ज़्यादा देना है, कब लोन कम देना है, ठीक है। ये जब आप न्यून मांग और अधिमांग पढ़ेंगे वहाँ पर ये आएगा। तो आप इसको पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है पूरा टॉपिक, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों जगह से ये टॉपिक फिक्स है। आता है एक ही जगह, कहीं सोचो यहाँ भी आएगा और वहाँ भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जगह पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया भाई आपका मुद्रा वाला चैप्टर हो गया, बैंक वाला चैप्टर हो गया, राष्ट्रीय वाला चैप्टर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है आय और रोजगार का निर्धारण, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का पिलर है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का पिलर है और बच्चों की दुखती नफ्स है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या है, ठीक है। वाइडर चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, राष्ट्रीय आय से भी ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे फटाफट से। आपको इसके अंदर मेरे भाई पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रभावी मांग क्या होती है, आप ये पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग के घटक बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि समग्र मांग क्या होती है, समग्र मांग के घटक बताइए। कई बारी एग्जाम में पूछा जाता है समग्र मांग और उसके घटक, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पढ़ने के लिए ये है समग्र मांग के घटक, ठीक है। यहाँ पे समग्र मांग के घटक आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसी तरीके से समग्र पूर्ति भी होती है, ठीक है। समग्र पूर्ति क्या होती है और उसके घटक, ये आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। समग्र मांग और उसके घटक, समग्र पूर्ति और उसके घटक, और प्रभावी मांग क्या होती है, सबसे पहले आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है उपभोग फलन, ठीक है। उपभोग फलन जो है ये क्या होता है, आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या होता है, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उपभोग फलन के रिगार्डिंग। उपभोग फलन क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, इसके ऊपर जो असर्शन रीजनिंग के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो जो एमसीक्यू इस पे पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो वही बच्चा अटेंड कर सकता है जिसने उपभोग फलन को बहुत ही अच्छा डिटेल में डीप से पढ़ा है। और मेरे भाई अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप अपना कल्याण कर चुके हो। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो अवेलेबल है सारी की सारी, नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस 4 वर्ड होते हैं। ये चारों वर्ड के ऊपर एग्जाम में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल आता ही आता है। सिंगल वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल भी मैंने बना रखे हैं, आप डालेंगे, मेरे चैनल का नाम डालेंगे, आपको यूट्यूब पे पहले वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस चारों वर्ड, किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू 1 से कम होती है, कौन जीरो हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, किन के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्यों एपीसी एपीएस 1 के बराबर होता है, एमपीसी एमपीएस 1 के बराबर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चारों के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये तालिका वाले सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। आप इसमें कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं समग्र मांग और उसके घटक, समग्र पूर्ति उसके घटक, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस सारे बहुत ही अच्छे से, चारों का मीनिंग, दोनों के बीच में रिलेशन, चारों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एंड आपका उपभोग फलन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भले ही बचत के बारे में ना पढ़ो। प्रेरित निवेश क्या होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, 3 नंबर का एक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये 3 नंबर का फिक्स है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निवेश 2 टाइप की होती है, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस, तो ये क्या होती है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स एंटी, एक होता है एक्स एंटी, एक होता है एक्स पोस्ट, नियोजित और वास्तविक, 4 वर्ड फिर से आ जाते हैं, बचत और निवेश, ठीक है। एक होता है एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होते हैं, एक एक नंबर का बहुत ही ज़्यादा है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ये।
उसके बाद मेरे भाई हम बात करते हैं, ये कंबाइंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण रोजगार, अपूर्ण रोजगार। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, दोनों आपको पता होने चाहिए। एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का संतुलन किस तरीके से होता है? दो तरीके की विधियां होती हैं, ठीक है। एक होती है एडी और एएस अप्रोच, एक होती है एडी और एएस अप्रोच, और एक होती है बचत और निवेश की अप्रोच, ठीक है। दो तरीके की अप्रोच होती है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो दोनों अप्रोच होती है, इसमें से एक अप्रोच जो है फिक्स है, एक अप्रोच जो है फिक्स है, एग्जाम के अंदर आती ही आती है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पहली वाली अप्रोच होती है, ये जो पहली वाली अप्रोच होती है, इसको प्रभावी मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो क्योंकि वो पूछता है प्रभावी मांग का सिद्धांत बताइए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एडी और एएस अप्रोच क्या होती है, एस और आई अप्रोच क्या होती है, आप इसको पढ़िए और देखिए अर्थव्यवस्था में कैसे संतुलन होता है, ठीक है जी। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया पूरा डायग्राम से एडी और एएस अप्रोच, ये यहाँ पे दे रखा है, देखिए प्रभावी मांग का, इसको एडी और एएस अप्रोच ही कहते हैं। एंड बचत और निवेश, दोनों का डायग्राम, दोनों की तालिका कैसे होता है, कैसे संतुलन में आता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जरा मेरे भाई ध्यान से समझ लेंगे, फिक्स जो बता रहा हूँ, फिक्स भाई अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ पे होता है या तो एडी इज इक्वल टू एएस हो जाए या एस इज इक्वल टू आई हो जाए, ये दो अप्रोच होती है। लेकिन अगर ये बराबर ना हो, अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए या एडी लेस देन एएस हो जाए, हो सकता है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाए, ये जो चीज़ है, ये 3 नंबर का फिक्स है। अगर वो नहीं पूछा गया तो ये तो फिक्स है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा 3 नंबर का, कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे संतुलन में आती है, बताइए। एडी ग्रेटर देन एएस हो जाए या एएस ये हो जाए, या एस ग्रेटर देन आई हो जाए या आई ग्रेटर देन एस हो जाए, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है, ठीक है। तो एस ग्रेटर देन आई हो जाए अगर, या एस लेस देन आई हो जाए तो क्या होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको ये और ध्यान रखनी है कि जब आप पढ़ेंगे, हम किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत है, ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार पे स्टैब्लिश हो, ये अपूर्ण रोजगार पे स्टैब्लिश होता है। किन्स ने ये बात प्रूफ करके दिखाई है। तो असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत डिटेल, बहुत डीप का वो है कि क्या होता है पूर्ण रोजगार, क्या होता है अपूर्ण रोजगार। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तब जाके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। कहेगा सारे ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, ये चैप्टर आप नहीं छोड़ के जा सकते हो, ये और नेशनल इनकम। निवेश गुणक, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, निवेश गुणक क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि निवेश गुणक क्या होता है और इसकी प्रक्रिया को संख्यात्मक उदाहरण से बताइए। तो निवेश गुणक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसकी प्रक्रिया एपीसी, एमपीसी और एमपीएस के साथ इसका क्या संबंध होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी प्रक्रिया जो है कैसे चलती है, मैकेनिज्म इसका वो ये है। ये टेबल आपको बना के आनी है एमपीसी के बेस पे, एमपीसी के बेस पे इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो डिफाइन होती है कि कैसे जो है ये चलता है। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे आपको बताई गई है, अनुकूल प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ये 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद मैं जो आपको वहाँ पे बता रहा था, अब मांग या तो ज़्यादा हो जाती है मांग, या कम हो जाती है। एक होती है न्यून मांग, एक होती है अधिमांग, ठीक है। न्यून मांग क्या होती है और अधिमांग क्या होती है, इन दोनों में से एक एक आपको पढ़ना है, दूसरा उसका अपोजिट है। 6 नंबर का टॉपिक फिक्स है, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। या तो न्यून मांग क्या होती है या अधिमांग क्या होती है, एक पढ़ना है, दूसरा उसका अपोजिट है। न्यून मांग क्या होती है, ठीक है, न्यून मांग क्या होती है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, क्या इसकी तालिका है, ठीक है, और कैसे इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, न्यून मांग में जो गैप बनता है न्यून मांग में, उसको अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अधिमांग में जो बनता है वो स्फीतिक, तो वो चाहे न्यून मांग पूछ रहा है या अविस्फीतिक, एक ही बात है।
अधिमांग पूछ रहा है या स्फीतिक, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या होता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, उत्पादन पे, रोजगार पे और कीमतों पे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इन तीनों पे प्रभाव बताइए। आप चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर भी देख लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्पादन पे प्रभाव, रोजगार पे प्रभाव, कीमतों पे प्रभाव। तो आपको इसी तरीके से इसके अंदर लिख के आना है। इसी तरीके से अधिमांग क्या होती है, उसमें स्फीतिक अंतराल बनता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या क्या रिजल्ट हमें इसको देखने के लिए बनता है, ठीक है। डायग्राम बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम के इसके अंदर नंबर है एंड क्या क्या इसके रीज़न है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, ठीक है। वो जो एडी और एएस हम जो पढ़ के आए हैं वहाँ केंद्रीय बैंक में, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, वहाँ इसका यूज़ होगा, ठीक है। कैसे इसको ठीक किया जाता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे आएगा आगे कि भाई कैसे इसको जो है, कैसे इसको ठीक किया जाए। ये तो एक होता है राजकोषीय उपाय, एक होते हैं मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय जो है वो वही है जो हम केंद्रीय बैंक के अंदर पढ़ के आए हैं। राजकोषीय वो होते हैं जो सरकार करती है, मौद्रिक वो होते हैं जो आरबीआई करती है, ठीक है। तो ये सारे राजकोषीय लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और मौद्रिक आप देखेंगे ये तो सब राजकोषीय हैं, सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और मौद्रिक ये देख लीजिए, ये फिर वही आ गया जो केंद्रीय बैंक में हमने पढ़ा था, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ये सारा टॉपिक वही है जो हमने केंद्रीय बैंक में पढ़ा था। तो यहाँ भी आपका कवर हो जाएगा और वहाँ भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यून मांग, अधिमांग ये तो फिक्स है टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आना ही आना है, ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज आपको जो है सारा बता दिया है। आई होप आपका मिड टर्म में इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। सरकारी बजट वाला चैप्टर नहीं आ रहा होगा शायद, और अगर आ रहा है तो मेरे भाई उसके अंदर आपको जो पढ़ना है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के अंदर अंतर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अंदर अंतर, और सरकारी बजट के उद्देश्य, ठीक है। सरकारी बजट के उद्देश्य, और तीन तरीके के घाटे होते हैं, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। तीनों का मीनिंग और तीनों का न्यूमेरिकल इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने डिटेल में आपको बताया एक एक चीज़, एक एक नंबर से लेके 6-6 नंबर के, इतना आप कर लीजिए, आपका कल्याण जो है हो जाएगा। सबसे पहले वो पढ़िए जहाँ मैंने आपको फिक्स बताया है, ठीक है, जो आना ही आना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।